गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने छोड़ा था। तो इस बीच एक नई अपडेट आ गई है सीबीएसई की तरफ से कि सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पिछली साल जो सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया था, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हटा दिया गया था, इस साल फिर से सीबीएसई ने उन चीज़ों को ऐड कर लिया है और कुछ पीरियड्स घटा लिए हैं। जो पी ब्लॉक के लिए 14 पीरियड्स का एक टारगेट रखा गया था, एस्टिमेटेड टाइम, उसको चेंज करके 12 पीरियड बना दिया है। ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं, शायद इंग्लिश में भी कुछ आए हैं। बाकी सब सब्जेक्ट का साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है। इकोनॉमिक्स वगैरह में भी चेंजेस हैं। तो केमिस्ट्री में चेंजेस हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज के लिए हम लोगों को जानना कि सॉलिड स्टेट आ गया है। स्किप नहीं करना है वो चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, वो भी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस के हिसाब से, पिछले सिलेबस के हिसाब से सॉल्यूशन था पहला चैप्टर। तो सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन के बाद हम लोग सॉलिड स्टेट में जाएंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था बाइनरी सॉल्यूशन, उसके अंडर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तीन पढ़ेंगे हम लोग। मैंने बोला था कि 3 टर्म्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम पढ़े थे मोलारिटी, नेक्स्ट पढ़े थे मोलालिटी। एल और आर का डिफरेंस है बस। तो नेक्स्ट मैंने बोला था मोल फ्रैक्शन। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं इस चैप्टर में, बाकी कंसंट्रेशन टर्म के कंपैरिजन में। तो पहले इन तीनों को पढ़ेंगे, बाद में जाएंगे। तो ये दोनों पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था, कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिए थे मैंने, होप कि आप लोगों ने किया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। तो चलते हैं मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। भाई मोल फ्रैक्शन क्या है, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है दोस्तों। तो क्या है मोल फ्रैक्शन, लिख लेते हैं पहले। केमिस्ट्री में एक चीज याद रखना बच्चों, नाम से ही पढ़ना स्टार्ट करो, हमेशा नाम से ही पढ़ना स्टार्ट करो, इजी लगेगा। नहीं तो भाई बहुत बड़ी झंझट है। तो मोल फ्रैक्शन को देखो, हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोल्स, भाई मोल, ये तो भाई हम लोगों का केमिस्ट्री का आधार है, सकल केमिस्ट्री का आधार। नेक्स्ट आ गया फ्रैक्शन, ये तो भाई मैथमेटिक्स का आधार है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का अच्छा सा मिलन हुआ है। तो देखो मोल प्लस फ्रैक्शन, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ मोल, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ मोल। तो क्या है ये फ्रैक्शनल वैल्यू? तो देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू बाइनरी सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू बाइनरी सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लगा है, तो उस हिसाब से देखो क्या होगा। पहली बात जो हम लोग 11th में पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन, वो क्या है? मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट के लिए हम लोग लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। सिर्फ मोल फ्रैक्शन बोलना एक तरीके से गलत है, पूरा सही नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, एक मिक्सचर में हम लोग लेते हैं। जैसे आप लोगों के मिक्सचर में बादाम कितना है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बादाम बन जाएगा। तो उस हिसाब से तो मोल फ्रैक्शन इन ए मिक्सचर ऑफ ए कंपाउंड, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट
divided by number of moles of components in total in the mixture। तो एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स रहता है उसमें से कितना पार्ट रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को हम लोग ले रहे हैं। तो ये है जनरल फॉर्मूला किसी भी एक मिक्सचर के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग किस मिक्सचर के लिए पढ़ रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि दो और ज्यादा कंपोनेंट्स को लेकर बना है, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिर आते हैं बाइनरी सॉल्यूशन को। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में सपोज क्या रहता है? दो कंपोनेंट्स रहते हैं, सपोज A प्लस B। ये एक सॉल्यूशन है, हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। सपोज A प्लस B दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है। तो इनका अभी क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है हर एक कंपोनेंट का। तो क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले में ही डालेंगे। ये लोग लिख लिए बच्चों ये सब। तो नेक्स्ट देखो, पहले हम ए भाई कर लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, बाद में लेंगे तो बुरा मानेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन ए प्लस बी। ए प्लस बी का सॉल्यूशन बना है, उसमें से हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए ए भाई का। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला में क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं? ए का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल number of moles of A and B in the solution। तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B in the solution। तो A और B दोनों के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनका टोटल के ऊपर क्या लेते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो अगर थोड़ा अच्छे तरीके से लिखो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो क्या रहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इनका जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? नंबर ऑफ मोल्स को जनरली हम लोग स्मॉल n के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो n लिखा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिख रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट में ए रख लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए फिर से वही लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये हुआ इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो उसी तरह हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी लिख सकते हैं। सेम फॉर्मूला डालना है, लिख देना है ए प्लस बी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना है बी का,
दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, इसी स्टाइल में डालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होगा यहाँ, डिवाइडेड बाय number of moles of A plus number of moles of B. Simple simplified form में number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. तो ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन, इसको कोई एक्स बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ी बीमारी है। एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है काय के जरिए। किसके जरिए? काय। क्या बोलते हैं? काय। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखा है, तो रिप्रेजेंट करेंगे काई ए। इसी तरह यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए क्या लिखेंगे? काई बी। समझ में आया बच्चों? मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सिंपल। तो ये लोग ये सब नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो मोल फ्रैक्शन पता लग गया, उसको लेके एक न्यूमेरिकल करेंगे। नहीं, उससे पहले और एक चीज, मोल फ्रैक्शन को लेके बहुत ही बड़ी चीज क्या है, याद रखना है हम लोगों को। अगर हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है a प्लस बी का, एक सॉल्यूशन ये है, तो इसके जो मोल फ्रैक्शन आएंगे, अभी जैसे लिखा काई ए प्लस काई बी, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्या याद रखना है हम लोगों को? जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन वैल्यू का सम टोटल कितना होगा? हमेशा 1 होगा। तो अगर आपको काई ए इज गिवन, देन फाइंड काई बी। सो देन क्या होगा? काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। सिमिलरली काई बी इज इक्वल टू काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। ये दोनों चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एक का वैल्यू दिया होगा तो दूसरे का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसको याद रख लो। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम में, जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उससे ही स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2, उसका फॉर्मूला है। इन्हें solution containing
20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो देखो क्वेश्चन क्या दे दिया यहाँ पे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन containing 20% of C2H6O2 by mass। तो उसने क्या बोला है यहाँ पे 20% का C2H6O2 मास के हिसाब से कंटेन किया है इस सॉल्यूशन ने। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन बना है, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल के साथ वाटर मिला होगा। ये चीज आपको दिमाग में लानी है। इथिलीन ग्लाइकोल के साथ आपको वाटर मिला होगा। सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मतलब इथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल वाटर में डिसॉल्व किया गया है और उसका सॉल्यूशन बनाया गया है। लेकिन ये क्या बोला है यहाँ पे 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो इसका मतलब क्या है, C2H6O2 का मास अगर 100% हम लेते हैं टोटल सॉल्यूशन का मास, इफ वी टेक सॉल्यूशन ऑफ मास if we take solutions mass 100%, then ethylene glycol's mass here is equal to 20%। अगर 100 ग्राम लेते हो तो उसमें कितना रहेगा, 20% का रहेगा। तो उस हिसाब से आपको मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। क्या बोला गया है, if solution is 100 gram, then mass of ethylene glycol is equal to 20 ग्राम। 100 ग्राम अगर 100% होता है, इथिलीन ग्लाइकोल कितना परसेंट होगा भाई, 20 ग्राम होगा। तो अगर 100 ग्राम में से इथिलीन ग्लाइकोल ने 20 ग्राम ले लिया है, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन कितना होगा भाई, जल्दी 100 माइनस 20 ग्राम दैट इज इक्वल टू 80 ग्राम। 80 ग्राम यहाँ पे वाटर है, इथिलीन ग्लाइकोल है 20 ग्राम। तो इससे अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एक इथिलीन ग्लाइकोल है और एक है वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू कितना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ C2H6O2। ये हम लोगों ने मोलारिटी और मोलालिटी में पढ़ा था। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है ये सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। तो गिवन मास कितना है, 20 ग्राम। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, C2 मतलब कार्बन 2 है,
एक कार्बन का मास है 12, 2 हो गया तो 24, 24 प्लस H कितना है 6, H का होता है 8, 1 इंटू 6, ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 इंटू 2, 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन तो 32, सबको ऐड करने से क्या आ जाता है 62 ग्राम आ गया। ये रफ के लिए था, आप लोगों को रफ में ये मेंटली कैलकुलेट करना चाहिए। मोलर मास लिए हैं इसलिए ग्राम पर मोल। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा 20/62। जल्दी 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 0.3 के आसपास होगा कि नहीं, 0.3 के आसपास होगा कि नहीं, 0.3 मोल होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और भी कुछ वैल्यूज आ सकते हैं, और भी कुछ वैल्यू में अगर लिख लेते हैं तो अराउंड 22 आ जाएगा, अराउंड 22 मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 तो भाई निकल गया यहाँ पे। अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं। लिख लो फटाफट लिख लो बच्चों। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वही फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास दिया गया था 80 ग्राम, मोलर मास कितना होगा बच्चों 18 ग्राम, 80 और 18 बस उतना ही फर्क है। तो लगभग क्या आ जाएगा, ये किसके आसपास आ जाएगा ये वैल्यू 4.44 मोल आ जाएगा। तो आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अभी मोल फ्रैक्शन निकालना बाएं हाथ की चीज है। तो लेकिन आपको पूछा गया है किसका मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो आपको बस इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कर लेंगे अभी। इजी हो गया, अभी नंबर ऑफ मोल्स तो जान लिए हम लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल क्या लिखेंगे, C2H6O2 इक्वल टू, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं N बाई सबस्क्रिप्ट में रहेगा डिवाइडेड बाय N C2H6O2 प्लस NH2O। NH2O कितना था, ये NH2O है। तो क्या मिला था NC2H6O2 0.322 मिला था, डिवाइडेड बाय ये कितना मिला था 4.44 प्लस 0.322। तो इसको अभी कैलकुलेट करो फटाफट बच्चों, कितना आएगा 0.322 डिवाइडेड बाय 4.762। तो इसको अभी करने से कितना आएगा, .9 के आसपास आ जाएगा। कितने आ जाएगा 0.9 के आसपास आ जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर यूनिट था मोल, नीचे भी यूनिट था मोल, कैंसल आउट हो गया। मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये कॉपी कर लो बच्चों या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बात के लिए। तो और एक चीज यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चली इस सम को करने के बाद कि
Mole fraction is an unitless quantity. Mole fraction is an unitless क्वांटिटी। याद रखना बच्चों, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो आज के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोलारिटी के लिए तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आने से पहले कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन ले लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो असाइनमेंट क्वेश्चन ये रहा। चाहो तो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 वाला भी आप लोग लिख सकते हो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन solution containing 30% by mass in कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, मास ऑफ मोलार मास ऑफ नहीं, ये नहीं देता हूँ, ये और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, C6H6 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नाम से पता चलता है कार्बन क्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, CCl4। ये था मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड असाइनमेंट। और एक असाइनमेंट देता हूँ मोलारिटी से रिलेटेड, ये भी करना बच्चों, ट्राई करना। How many grams of oxalic acid will be dissolved in water to prepare 100 ml of 0.1 m solution of oxalic acid. Also find chi oxalic एसिड, काई ऑक्सैलिक एसिड। तो आज के लेसन के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाकी के कंसंट्रेशन टर्म्स और उससे भी आगे थोड़ा जाएंगे। होप करता हूँ आप लोग ये दोनों असाइनमेंट करेंगे। करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे इसके सॉल्यूशन कोई डाउट है तो भेज सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। और बच्चों कुछ दिन के लिए घर पे ही रहिए क्योंकि कोरोना का इफेक्ट ज़्यादा ही चल रहा है। तो जो लोग बाहर घूमते थे, बाहर धूम मचाले मत करो, घर बैठो, केमिस्ट्री में धूम मचाओ, अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि चैप्टर और एक बढ़ गया है तो ज़्यादा मेहनत चाहिए होगा। तो आज के लिए टाटा।